नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। अमरोहा जनपद में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया और विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहकर भी मोदी की तीसरी बार सरकार बनने से रोक नहीं सकता है। उन्होंने अखिलेश यादव के द्वारा किए गए तंज पर कहा कि पहले विधानसभा में भी अखिलेश यादव ने मेरे ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसका उनको नैतिक अधिकार नहीं था। देखिए, ऐसा जो भी अपराधी होगा उसे इतनी कठोर और इतनी जल्द से जल्द कानून के हिसाब से सजा दिलाने का काम किया जाएगा। अगर वो जांच में सच पाया जाता है तो ऐसे अपराधी को ऐसा दंड दिला करके या संदेश सरकार के माध्यम से हम लोग देने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से किसी को सताने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में संभव नहीं है। जो ऐसा करेगा वो भरेगा और उसको बहुत कठोर सजा मिलेगी। और खबर लखनऊ से है, जहां बस्ती में हुई निंदनीय घटना को लेकर सपा ने कैंडल मार्च निकाला है। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर इस दौरान सपा ने निशाना साधा। दरअसल बीते दिनों बस्ती में पति के सामने पत्नी के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद दंपत्ति ने लोकलाज के डर से जहर खाकर जान दे दी थी। देश में माफिया गुंडा के अंदर राज कायम हो गया है। कहीं कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। लगातार बढ़ते हुए अपराध के कारण से जनता भयभीत है। बस्ती में एक पति के सामने उसकी पत्नी से गैंग रेप हुआ और गैंग रेप होने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पति और पत्नी दोनों लोगों ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कभी ना मिटने वाला कलंक है। पूरे प्रदेश में कोई भी बहन और बेटी आज सुरक्षित नहीं है। और कानपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जन्मदिन पर लगवाए अश्लील ठुमके खुद को समाजसेवी बताता है मुरारी लाल अग्रवाल। कार्यक्रम में बारबालाओं ने जमकर किया अश्लील डांस। समाजसेवी मुरारी लाल ने नोटों की बारिश की है। अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। दादानगर फैक्ट्री एरिया में हुआ जन्मदिन का कार्यक्रम। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर से, जहां पर जन्मदिन पर अश्लील ठुमके लगवाए हैं और आरोप उस पर लगे हैं जो खुद को समाजसेवी बताता है। मुरारी लाल नाम है इसका। कार्यक्रम में बारबालाओं ने जमकर ठुमके लगा। समाजसेवी मुरारी लाल ने नोटों की बारिश इन लोगों पर की है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जन्मदिन का मौका था, जिस पर अपने जन्मदिन में बारबालाओं के यहाँ पर ठुमके लगवाए गए हैं। और जिसने ठुमके लगवाए हैं वो खुद को समाजसेवी बताता है, जिसका नाम मुरारी लाल है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा कानपुर पहुंचे, जहां सिख समुदाय के लोगों ने राष्ट्रीय सचिव का स्वागत किया। इस दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा देश, समाज और सिखों के लिए किए गए कार्यों को हर घर पहुंचाना हम सभी का धर्म है। वहीं उन्होंने कनाडा मामले को लेकर कहा कि कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर लगे सभी होर्डिंग्स और पोस्टर को सरकार ने हटवाया है। भारत हमारी माँ है और दुनिया भर में रहने वाले सिख लोग भी भारत को मानते हैं। इसी के साथ उन्होंने अन्य कई विषयों को लेकर भी चर्चा की। के जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, श्री अमित शाह जी ने और श्री जेपी नड्डा जी ने अपनी टीम में काम करने का मुझे मौका दिया राष्ट्रीय सचिव के रूप में, उसके लिए आज हम कानपुर में अपने सिख भाइयों के साथ जो मोदी जी ने पिछले 9 साल में काम किए, किस तरह से पूरे देश और दुनिया में सिखों के मसलों को उठाया, किस तरह गुरु साहिबानों की बात घर घर तक पहुंचाने के काम किया, किस तरह गुरु तेग बहादुर जी का लाल किले पर दिन मनाने का काम किया, किस तरह देश के अंदर वाहद एक दिन ऐसा है जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, वो साहिबजादों के नाम पर मनाने का काम किया।
और कानपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला की निर्मम हत्या का मामला, हत्या कर शव को घर में दफनाया। दुर्गंध आने पर वारदात का हुआ खुलासा। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस, एसीपी के साथ जांच में लगे अधिकारी। ककवन थाना क्षेत्र के उठा गांव का ये मामला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। कानपुर की खबर है, ककवन थाना क्षेत्र के उठा गांव का मामला है। महिला की हत्या के बाद शव को घर में दफनाया गया। दुर्गंध आने पर वारदात का खुलासा हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। एसपी के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कानपुर की है, ककवन थाना क्षेत्र के उठा गांव की तस्वीरें जो आपको बता रहे हैं। महिला की हत्या का मामला सामने आया है और हत्या कर शव को घर में दफना दिया गया है। दुर्गंध आने पर वारदात का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना हुई 1 साल पहले। ये शादी करके ले आया था, जो बिल्लौर में भीख मांगते थे लोग। उसके बाद में ये इसने उसे 9 तारीख की रात में मारा पीटा। मारा पीटने के बाद में इसने अपने घर में बंद कर लिया उसको, क्योंकि वो चोर किस्म का व्यक्ति है, बदमाश है, इसलिए कोई गांव का उससे संपर्क में नहीं है। जब इसने बंद कर लिया तो पहले जब गांव से भागती थी तो गांव के लोगों को वो मिलती थी कि घनश्याम की बहू इधर गई उधर गई। 9 तारीख के बाद में वो कहीं किसी से मिली नहीं, तो शक हुई कि यार आज 10-11 दिन हो गए कि ये गई नहीं। तो उसके बाद में प्राथमिक सूचना हमने अपने ग्राम प्रधान को दी। प्रधान ने कहा यार हमारे पास ऐसा पावर है कि नहीं जिसे हम देखें, तो प्रधान ने सूचना पुलिस को दी। अब जानकारी क्या, उसकी हत्या की थी सर। किसने हत्या की? उसके पति ने द्वारा की। अच्छा, पता कैसे चल रहा है सौ घर में है? पता 2-4-10 रोज से वो देख ही नहीं गई महिला ना। जी। मोहल्ले वालों को सब हुई। उन्होंने कहा अपने घर खोलने के लिए कहा गया, खोल के दिखाओ तलाशी देंगे, तो वो भाग गया। इसमें डाउट हो गया लोगों को। थाना ककवन क्षेत्रांतर्गत उठा गांव से हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पुराने घर में जो कि बंद है, उसके अंदर से बदबू आ रही है और वहां पर शायद कि कोई लाश वहां पर है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पहुंचा गया। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाया गया, जो मौके पे आके हम सब ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। अब तक जो चीज़ें प्रकाश में आई है, प्रथम दृष्टया जो शव है वो एक महिला का प्रतीत हो रहा है, किंतु शव पुराना होने के कारण शत विशत हो चुका है और उसके जेंडर के लिए और उसकी कितने दिन पहले का वो शव है, इसको स्पष्ट रूप से ज्ञात करने के लिए और मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से ज्ञात करने के लिए उसको पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है। बढ़ते खबरों में आगे, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने रविवार को शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविर का आयोजन किया। शिविर में दिव्यांग व्यक्तियों के सामूहिक विवाह का पंजीकरण, बैटरी चालित ट्राईसाइकिल के लिए 80%, दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के फार्म, दिव्यांग पेंशन, रेलवे, यूनिक कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, दुकान निर्माण और संचालन, ऋण समेत दिव्यांग विवाह पुरस्कार योजना के फार्म भरे गए, जिसके बाद लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों से वार्ता करके समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक रविवार और मंगलवार को शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क बगिया में दिव्यांगों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है। जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्ति शिविर में आकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी आज समस्या समाधान शिविर का आयोजन कर रही है और समस्या समाधान शिविर में दिव्यांगजनों की जो सरकारी सुविधाएं दिलानी चाहिए, उन सारी सरकारी सुविधाओं को हम लोग यहाँ पर दिला रहे हैं, उनके आवेदन भर रहे हैं। पेंशन, यूडीआईडी कार्ड, रेलवे यूनिक कार्ड, दिव्यांगजनों के लिए ऋण और व्हील चेयर, बैटरी चालित ट्राईसाइकिल, विवाह पुरस्कार योजना, इन सारी योजनाओं का लाभ हम लोग यहाँ पर बैठ करके देने का काम कर रहे हैं। तो आधार कार्ड कानपुर नगर निगम ने अखंड सफाई अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के अंतर्गत नगर निगम लगातार 207 घंटे तक कानपुर शहर की सफाई करेगा। यह अभियान रविवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान की शुरुआत नगर आयुक्त शिवशरण अप्पा ने
गोविंद नगर के CTI चौराहे से की है। वहीं नगर आयुक्त ने शहर की जनता से भी सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारा प्रमुख उद्देश्य ये है कि शहर की जनता हमसे जुड़े और नगर निगम के साथ मिलकर शहर को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग करे। कानपुर नगर निगम लगातार 207 घंटे सफाई करके एक रिकॉर्ड कायम करेगा। ये नगर निगम कानपुर द्वारा 207 घंटे का एक बृहद साफ सफाई का अभियान चल रहा है। उसमें मेन हम लोग का मकसद ये है कि हम लोगों के साथ जुड़े और जो सफाई अभियान में है, जितना कानपुर नगर निगम अपना रिसोर्सेज को डिप्लॉय करता है उसमें लोग सहयोग करें ताकि हम लोग शहर को साफ सुथरा रखें। और इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा, जिसमें एक नया रिकॉर्ड हम लोग कायम करेंगे, जिसमें एक कंटिन्यूअस सफाई का अभियान जो हमने कल से सुबह स्टार्ट किया है उसी का हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पे अपने अधिकारी और कर्मचारियों उनका प्रोत्साहन करने के लिए इसमें बुंदेलखंड का हमीरपुर जनपद लंबे समय से गांजा, शराब सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध रहा है और थाना मौधा की पुलिस की सख्ती के चलते क्षेत्र के तस्करों ने अब थाना बिमवार इलाके का रास्ता पकड़ लिया है, जिसके चलते बीते कुछ दिन पहले एक ट्रक में गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई थी। वहीं इस तरह शनिवार देर रात बिमवार पुलिस ने 4 व्हीलर गाड़ी में 90 किलोग्राम अवैध गांजा और अवैध तमंचा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। क्षेत्र के अंतर्गत थाना विभाग पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति द्वारा एक टाटा एरिया गाड़ी है उसमें गांजा लेकर कहीं बेचने की फिराक में, जिसकी सूचना पर बीमार पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर मैं गाड़ी के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां चेकिंग के लगभग 90 किलो गांजा बरामद किया गया है। 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर उनको माननीय रिमांड के लिए जा रहा है। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। वृद्धि हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। भतीजे ने साथियों के साथ रची थी हत्या की साजिश। संपत्ति को लेकर रची गई थी हत्या की साजिश। एसओजी और पुलिस ने 5 हत्यारों को किया गिरफ्तार। एसपी अमित कुमार आनंद ने किया घटना का खुलासा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एसओजी और पुलिस ने 5 हत्यारों को गिरफ्तार किया है और हत्याकांड का यहां पर खुलासा किया गया है। कन्नौज से खबर है। वृद्धि हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है और पुलिस ने खुलासा करते हुए भतीजे को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें, भतीजे ने साथियों के साथ हत्या की साजिश रची थी। संपत्ति को लेकर यह हत्या की गई थी। एसओजी और पुलिस ने 5 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। एसपी अमित कुमार आनंद ने घटना का खुलासा किया है। कन्नौज से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। वृद्धि हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि भतीजे ने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी और सभी हत्यारों को आप देख सकते हैं, संपत्ति को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पांच अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। अभियुक्तों की पूछताछ में प्रकाश में आया है कि इसमें जो राजेश, जो भतीजा है मृतक का, इसने ये पूरी घटना रची थी। राजेश के पिता ने अक्टूबर 2022 में अपनी सारी संपत्ति इसकी दूसरी बीवी के नाम कर दी थी। इसके बाद से राजेश और इसके भाई में टकराहट आ गई थी और इसे लगता था कि जो मृतक है इसके भाई का सपोर्ट कर रहा है। इसके कारण ये सारी संपत्ति अपने जो नाम दर्ज कराना चाहता है उसमें विघ्न आ रहा है। जब तक ये मृतक रहेगा तब तक ये अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसने इसकी हत्या करने की साजिश की। और अब खबर पीलीभीत के मैनी गुलड़िया गांव से है, जहां 2 युवक अपने बच्चों को लेकर उनकी मां के पास जा रहे थे। जैसे ही युवक अपने बच्चों को लेकर हल्दी के खेत के पास पहुंचे, तभी टाइगर ने गोद में लिए 4 साल के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। जबकि दूसरा युवक अपने बच्चे को लेकर मां से भाग निकला। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने बमुश्किल बच्चे को टाइगर से छुड़ाया। घटना को लेकर
इलाके में हड़कंप का माहौल है। घायल मासूम को उपचार के लिए पूरनपुर CSC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मेरा बच्चा को शेर पकड़ लिया। अच्छा, क्या कर रहे थे आप? मैं उसको लेके उसका मम्मी का पास जा रहे थे। तो उसी टाइम हम दोनों सामने, बादशाह सामने था, मैं पीछे था। तो हल्दी का खेत से उसका आक्रमण कर दिया। अच्छा, जो हल्दी लगा हुआ है साइड पे, उसी का खेत से ही आक्रमण कर दिया। ये बच्चा मैनी गुलड़िया जो कि माधो टांडा क्षेत्र में पड़ता है, ये जंगल किनारे कोई गांव है, वहाँ से आया था लगभग 4 साल का। और उनके परिजनों का बताना था कि ये जो है टाइगर ने बाइट किया है, और उसको पकड़ के झपट्टा मार के ले जा रहा था। लेकिन वहाँ पे परिवार के अन्य जन मौजूद थे, उन्होंने उसको छुड़ा लिया और उसके जो भी घाव वगैरह थे तो उसका उपचार करके हमने उसको जिला अस्पताल लिए। तो वहीं सहकारिता विभाग के नवनियुक्त डायरेक्टर अर्पित दास महाराज ने ललितपुर जनपद का दौरा किया। बता दें कि पहले नगर आगमन पर समर्थकों ने जगह जगह फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं नवनियुक्त डायरेक्टर ने सहकारिता विभाग के कार्यों की गुणवत्ता जांची और निरीक्षण कर जनपद में चल रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता कर योजनाओं के काम की प्रगति का ब्यौरा दिया और भविष्य की योजनाओं से भी अवगत कराया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UPRNSS उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी निर्माण संघ, जो एक प्रदेश सरकार की कार्यदायी निर्माण एजेंसी है, उसका मुझे बुंदेलखंड क्षेत्र से डायरेक्टर निर्वाचित किया गया है पार्टी द्वारा। तो जो जिम्मेदारी हमें पार्टी ने दी है, उसका मेरा निर्वाचन क्षेत्र बुंदेलखंड है जी। तो उसी के क्रम में मैंने आज से अपना दौरा प्रारंभ किया है, जो ललितपुर से मैंने प्रारंभ किया है। ललितपुर में हमारे विभाग द्वारा कई कार्य चल रहे हैं। बस स्टैंड एवं डिपो कार्यशाला जो आपकी ललितपुर में बन रही है, ये हमारी संस्था बना रही है, उसका मैंने निरीक्षण किया। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में चल रही 3 दिवसीय बाइक रेस मोटो GP में बाइक रेस का आनंद लेने के लिए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां CM ने मोटो GP में बाइक के साथ फोटो खिंचवाई। इसके साथ ही हेलमेट पर ऑटोग्राफ दिया। साथ ही BIC के कॉन्क्लेव में CM योगी ने कहा कि मोटो GP मोटरसाइकिल रेसिंग प्रतियोगिता है। यूपी में 25 करोड़ की आबादी में सबसे ज्यादा युवा है। स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए यूपी में ज्यादा संभावना है। मोटो GP में 1 लाख से ज्यादा का टिकट बेचा जा चुका है। 56% जो कुल आबादी है वह वर्किंग एज ग्रुप में होने के कारण भारत का सबसे युवा राज्य भी है। इसलिए स्पोर्ट्स सेक्टर को न केवल विकसित करने की अनेक संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं, बल्कि हमारी केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी इस सेक्टर पर विशेष फोकस करते हुए इस प्रकार के इवेंट को आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुझे बताया गया है कि अब तक
मोटो जीपी 2023 के लिए लगभग 1 लाख से अधिक टिकटों की बिक्री हो चुकी है और मोटो जीपी रेस में जो 275 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जुड़े हैं उसमें BMW, टिसॉट, मिशेलिन, रेड बुल, सेल, ओकले, अमेजन, DHL, पेट्रोनास आदि दुनिया के महत्वपूर्ण ब्रांड भी इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। इस रेस के 20 वैश्विक आयोजनों में से इन ब्रांड्स का प्रचार प्रसार तथा संवाद का भी एक अद्वितीय अवसर यहां पे प्राप्त हो रहा है। मोटो जीपी रेस का आयोजन वैश्विक मोटोमोबाइल उद्योग के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। इसलिए इस आयोजन से प्रदेश में और भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश हेतु आकर्षण में वृद्धि हो के लिए भी एक जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जहां हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, वहीं प्रदेश के अंदर खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने में भी हमें इसके माध्यम से मदद मिलेगी। हम सब जानते हैं कि बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट या प्रदेश सरकार ने यहां पर सन 2011 में विकसित किया था। फार्मूला 1 इंडियन ग्रांड प्रिक्स के आयोजन स्थल के रूप में इसे जाना जाता था। इस आयोजन के साथ प्रदेश के अंदर जो अनेक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को अभी एक लघु फिल्म के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत किया। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या संभावनाएं हैं। कल उत्तर प्रदेश की और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विख्यात वाराणसी में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के साथ मिलकर के अनेक ऐसे आयोजनों को प्रदेश के अंदर आयोजित कर रही है, जिसमें हर जिले में एक स्टेडियम का निर्माण करना, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण करना, प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करना, 58,000 ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश के अंदर है। हर ग्राम पंचायत के अंदर ओपन जिम का निर्माण करना, प्रदेश के अंदर महिलाएं और बच्चों के युवकों के बीच में स्पोर्ट्स की गतिविधियां आगे बढ़ सके, इसके लिए हर ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल गठित किए गए हैं। उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदान किए जा रहे हैं और इसके बेहतरीन परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक संभावनाओं वाला प्रदेश है। ये संभावनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड कनेक्टिविटी के लिए, प्रदेश के अंदर मेट्रो सेक्टर में,
कनेक्टिविटी में, वाटरवेज में जो ये संभावनाएं हैं, इन सभी संभावनाओं के साथ ही प्रदेश के अंदर लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। जिस क्षेत्र में मोटोजीपी का यह इवेंट आयोजित हो रहा है, यह वही सेक्टर है जहां पर भारत के दो महत्वपूर्ण फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दोनों का जंक्शन है। यहां पे लॉजिस्टिक के क्षेत्र में जो अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर अनेक कदम बढ़ाए गए हैं। खासतौर पर यहां पर जो डेडिकेटेड और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।